वापसी। नमस्कार, सुनते हैं कहानी वापसी। गजाधर बाबू ने कमरे में जमा सामान पर एक नजर दौड़ाई। दो बक्स, डोलची, बाल्टी और यह डिब्बा कैसा है गणेशी, उन्होंने पूछा। गणेशी बिस्तर बांधता हुआ कुछ गर्व और कुछ दुख और कुछ लज्जा से बोला। घरवाली ने साथ को कुछ बेसन के लड्डू रख दिए हैं। बाबूजी को पसंद थे। अब कहाँ हम गरीब लोग आपकी कुछ खातिरदारी कर पाएंगे। घर जाने की खुशी में गजाधर बाबू ने एक विषाद का अनुभव किया, जैसे एक परिचित स्नेही आदर में सहज संसार से उनका नाता टूट रहा हो। कभी कभी हम लोगों की भी खबर लेते रहिएगा, गणेशी बिस्तर में रस्सी बांधता हुआ बोला। कभी कुछ जरूरत हो तो लिखना गणेशी, इस अगहन की कभी कुछ जरूरत हो तो लिखना गणेशी, इस अगहन तक बिटिया की शादी कर दो। गणेशी ने अंगोछे के छोर से आंखें पोंछी। अब आप लोग सहारा न देंगे तो कौन देगा। आप यहाँ रहते तो शादी में कुछ हौसला रहता। गजाधर बाबू चलने को तैयार बैठे थे। रेलवे क्वार्टर का यह कमरा, जिसमें उन्होंने इतने वर्ष बिताए, उनका सामान हट जाने से बड़ा ही करूप और खाली लग रहा था। आंगन में रोपे पौधे भी जान पहचान के लोग ले गए थे और जगह जगह मिट्टी बिखरी हुई थी। पर पत्नी बाल बच्चों के साथ रहने की कल्पना में यह बिछो एक दुर्बल लह की तरह उठकर विलीन हो गया। गजाधर बाबू खुश थे, बहुत खुश थे। 35 साल की नौकरी के बाद वह रिटायर होकर जा रहे थे। इन वर्षों में उन्होंने अधिकांश समय अकेले रहकर काटा था। उन अकेले क्षणों में उन्होंने इस समय की कल्पना की थी जब वह अपने परिवार के साथ रह सकेंगे। इसी आशा के सहारे वह अपने अभाव का बोझ ढो रहे थे। संसार की दृष्टि में उनका जीवन सफल कहा जा सकता था। उन्होंने शहर में एक मकान बनवा लिया था। बड़े लड़के अमर और लड़की कंती की शादियां कर दी थी। दो बच्चे ऊंची कक्षा में पढ़ रहे थे। गजाधर बाबू नौकरी के कारण प्राय छोटे स्टेशनों पर ही रहे और उनके बच्चे और पत्नी शहर में, जिससे पढ़ाई में उन्हें बाधा न हो। गजाधर बाबू स्वभाव के बहुत स्नेही व्यक्ति थे और स्नेह के आकांक्षी भी थे। जब परिवार साथ था, ड्यूटी से लौटकर बच्चों से हंसते बोलते, पत्नी से कुछ मनोविनोद करते। उन सब के चले जाने से उनके जीवन में गहन सूनापन भर उठा था। खाली क्षणों में उनसे घर में टिका नहीं जाता था। कवि प्रकृति होने के बावजूद उन्हें पत्नी की स्नेहीपूर्ण बातें याद आती थी। दोपहर में गर्मी होने पर भी वह 2 बजे तक आग जलाई रहती। उनके स्टेशन से वापस आने पर गरम गरम रोटियां सेकती। उनके खा चुकने और मना करने के बाद भी थोड़ा सा कुछ और थाली में परोस देती और बड़े प्यार से आग्रह करती। जब वह थक हारे बाहर से आते तो उनकी आहट पा वो रसोई के द्वार पर निकल आती और सलज्जा से उनकी आंखें मुस्कुरा उठती। गजाधर बाबू को तो अब हर छोटी बात भी याद आती और वह उदास हो उठते। अब कितने वर्षों के बाद वो अवसर आया है जब वह उसी स्नेह और आदर के मध्य रहने जा रहे थे। टोपी उतारकर गजाधर बाबू ने चारपाई पर रख दी, जूते खोलकर नीचे खिसका दिए। अंदर से रह रहकर कहो कहो की आवाजें आ रही थी। इतवार का दिन था और उनके सब बच्चे इकट्ठा होकर नाश्ता कर रहे थे। गजाधर बाबू के सूखे चेहरे पर सिगंध मुस्कान आ गई। उसी तरह मुस्कुराते हुए बिना खास से वो अंदर आ गए। उन्होंने देखा कि नरेंद्र कमर पर हाथ रखे, शायद कल बीती रात की फिल्म को देखकर किसी नृत्य की नकल कर रहा था और बसंती हंस हंस कर धूरी हो रही थी। अमर की बहू को तो अपने तन बदन, आंचल और घूंघट का कोई होश नहीं था और वह उन्मुक्त रूप से हंस रही थी। गजाधर बाबू को देखते ही नरेंद्र धप से बैठ गया और चाय का प्याला उठाकर मुंह से लगा लिया। बहू को होश आया और उसने झट से माथा ढक लिया। केवल बसंती का शरीर ही रह रहकर हंसी दबाने के प्रयत्न में हिलता रहा। गजाधर बाबू ने मुस्कुराते हुए उन लोगों को देखा और फिर कहा, क्यों नरेंद्र,
क्या नकल हो रही है? कुछ भी नहीं बाबूजी, नरेंद्र ने सीट पिटाकर कहा। गजेंद्र बाबू ने चाहा था कि वह भी इस मनोविनोद में भाग लेते, पर उनके आते ही जैसे सब कुंठित हो चुप हो गए। उससे उनके मन में थोड़ी सी खिन्नता उपज उठी। बैठते हुए बोले, बसंती, चाय मुझे भी देना। तुम्हारी अम्मा की पूजा अभी चल रही है क्या? बसंती ने माँ की कोठरी की ओर देखा। अभी आती ही होगी, और प्याले में उनके लिए चाय छानने लगी। बहू चुपचाप पहले ही चली गई थी। अब नरेंद्र भी चाय का आखिरी घूंट पीकर उठ खड़ा हुआ। केवल बसंती पिता के लिहाज में चौके में बैठी माँ का राह देखने लगी। गजेंद्र बाबू ने एक घूंट चाय पी और फिर कहा, बिट्टी, चाय तो फीकी है। बसंती बोली, लाइए चीनी डाल दें। रहने दो, तुम्हारी अम्मा जब आएगी तभी पी लूंगा। थोड़ी देर में उनकी पत्नी हाथ में अर्धे का लोटा लिए निकली और अशुद्ध स्तुति करते हुए तुलसी में डाल दिया। उन्हें देखते ही बसंती भी उठ गई। पत्नी ने आकर गजाधर बाबू को देखा और कहा, अरे आप अकेले बैठे हैं, ये सब कहाँ गए? गजाधर बाबू के मन में फांसी करके उठी। अपने अपने काम में लग गए हैं, आखिर बच्चे ही हैं। पत्नी आकर चौकी में बैठ गई। उन्होंने नाक भौं चढ़ाकर चारों ओर झूठे बर्तनों को देखा और फिर कहा, सारे झूठे बर्तन पड़े हैं। इस घर में धर्म कर्म कुछ नहीं है। पूजा करके सीधे चौके में घुसो। फिर उन्होंने नौकर को पुकारा। जब उत्तर ना मिला तो एक बार ऊंचे स्वर में फिर बुलाया। फिर पति की ओर देखकर बोली, लगता है बहू ने बाजार भेजा होगा, और एक लंबी सांस लेकर चुप हो गई। गजाधर बाबू बैठकर चाय और नाश्ते का इंतजार करते रहे। उन्हें अचानक ही गणेशी की याद आ गई। रोज सुबह पैसेंजर आने से पहले वह गरम गरम पूड़ियाँ और जलेबी बनाता था। गजाधर बाबू जब तक उठकर तैयार होते उनके लिए जलेबियां और चाय लेकर रख देता था। चाय भी इतनी बढ़िया, कांच के गिलास में ऊपर तक लबालब भरी हुई, पूरे 2.5 चम्मच चीनी और गाढ़ी मलाई। पैसेंजर भले ही रानीपुर लेट पहुंचे, लेकिन गणेशी ने चाय पहुंचाने में कभी कोई देरी नहीं की। क्या मजाल कि कभी उससे कुछ कहना पड़े। पत्नी का शिकायत भरा स्वर सुन के उनके विचारों में व्याघात पहुंचा। वह कह रही थी, सारा दिन इसी खिचखिच में निकल जाता है। इस गृहस्थी का धंधा पीटते पीटते उम्र बीत गई, पर कोई जरा भी हाथ नहीं बटाता। गजाधर बाबू ने पूछा, बहू क्या किया करती है? पत्नी ने जवाब दिया, बस पड़ी रहती है, और बसंती को कहो तो उसको कॉलेज जाना होता है। गजाधर बाबू ने जोश में आकर बसंती को आवाज दी। बसंती भाभी के कमरे से निकली तो गजाधर बाबू ने कहा, बसंती, आज से शाम का खाना बनाने की जिम्मेदारी तुम पर है, और सुबह का भोजन तुम्हारी भाभी बनाएगी। बसंती मुंह लटकाकर बोली, बाबूजी, पढ़ना भी तो होता है। गजाधर बाबू ने प्यार से समझाया, तुम सुबह पढ़ लिया करो, तुम्हारी माँ बूढ़ी हो गई है, उनके शरीर में अब वो शक्ति नहीं बची। तुम हो, तुम्हारी भाभी है, दोनों मिलकर काम में हाथ बटाना चाहिए। बसंती चुप रही। उनके जाने के बाद उनकी माँ ने धीरे से कहा, पढ़ने का तो बहाना है, कभी जी ही नहीं लगता, और लगे कैसे, शीला से ही फुर्सत नहीं है। बड़े बड़े लड़के हैं, उनके घर में हर वक्त वहां घुसे रहना मुझे तो नहीं सुहाता। मना करूं तो सुनती नहीं है। नाश्ता कर गजाधर बाबू बैठक में चले गए। घर छोटा था और ऐसी व्यवस्था हो चुकी थी कि उसमें गजाधर बाबू के रहने के लिए कोई स्थान भी नहीं बचा था। जैसे किसी मेहमान के लिए कुछ अस्थायी प्रबंध कर दिया जाता है, उसी प्रकार बैठक में कुर्सियों को दीवार से सटाकर बीच में गजाधर बाबू के लिए पतली सी चारपाई डाल दी गई थी। गजाधर बाबू उस कमरे में पड़े पड़े कभी अनायास ही इस नीरस का अनुभव करने लगते। उन्हें याद हो आती उन रेलगाड़ियों की उन्हें याद हो आती उन रेलगाड़ियों की जो आती और थोड़ी देर रुककर किसी और लक्ष्य की ओर चले जाती। घर छोटा होने के कारण बैठक में ही अब प्रबंध किया था। उनकी पत्नी के पास अंदर एक छोटा कमरा अवश्य था, पर वह
एक और अचारों के मर्तबान, दाल चावल के कनस्तर और घी के डिब्बों से घिरा हुआ था, और दूसरी ओर पुरानी रजाइयां दरियों में लिपटी हुई रस्सी से बंधी हुई थी। उसके पास एक बड़े से टीन के बक्से में घर उसके पास एक बड़े से टीन के बक्स में घर भर के गरम कपड़े थे। बीच में एक अलगनी बंधी हुई थी, जिस पर प्राय बसंती के कपड़े लापरवाही से पड़े रहते थे। वह भरसक उस कमरे में नहीं जाते थे। घर का दूसरा कमरा अमर और उस घर का दूसरा कमरा अमर और उसकी बहू के पास था। तीसरा कमरा, जो सामने की बैठक था, वो गजादर बाबू के आने से पहले उसमें अमर के ससुराल से आया बेंत की 3 कुर्सियों का सेट पड़ा था। कुर्सियों पर नीली गद्दियां और बहू के हाथों के कड़े कुशन थे। जब कभी उनकी पत्नी को कोई लंबी शिकायत करनी होती, तो अपनी चटाई बैठक में डालकर पड़ जाती। वह एक दिन चटाई लेकर आई। गजादर बाबू ने घर गृहस्थी की बातें छेड़ी। वह घर का रवैया देख रहे थे। बहुत हल्के से उन्होंने कहा कि अब हाथ में पैसा कम रहेगा, कुछ खर्च कम करना चाहिए। सभी खर्च तो वाजिब हैं, किसका पेट काटूं? यही जोड़ घाट करते करते तो बूढ़ी हो गई, न मन का पहना और न ओढ़ा। गजादर बाबू ने आहत और हैरानी से गजादर बाबू ने आहत हैरानी भरी दृष्टि से पत्नी को देखा। उनसे अपनी हैसियत छुपी न थी। उनकी पत्नी तंगी का अनुभव कर उसका उल्लेख करती है, यह स्वाभाविक था। लेकिन उन लेकिन उनमें सहानुभूति का पूर्ण अभाव गजादर बाबू को बहुत खटका। उनसे यदि राय बात की जाती कि प्रबंध कैसे हो, तो उन्हें चिंता कम संतोष अधिक होता था। लेकिन उनसे तो केवल शिकायत ही की जाती थी, जैसे परिवार की सब परेशानियों के लिए एक वो ही जिम्मेदार थे। गजादर बाबू ने कहा, तुम्हें किस बात की कमी है? अमर की माँ घर में बहू है, लड़के बच्चे, सिर्फ रुपयों से आदमी अमीर नहीं होता। गजादर बाबू ने कहने के साथ ही अनुभव किया, यह उनकी आंतरिक अभिव्यक्ति थी, ऐसा कि उनकी पत्नी नहीं समझती थी। हाँ, बड़ा सुख है ना बहू से, आज रसोई करने गई है, देखो क्या होता है, कहकर पत्नी ने आंखें मूंदी और सो गई। गजादर बाबू बैठे हुए अपनी पत्नी को देख रहे थे। यही थी क्या उनकी पत्नी, जिनके हाथों के कोमल स्पर्श, जिनकी मुस्कान की याद में उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन काट दिया। उन्हें लगा कि वह लावण्यमय युवती जीवन की राह में कहीं खो गई है। उनकी जगह आज जो स्त्री है, वह उनकी मन और प्राणों की नितांत अपरिचित है। गाढ़ी नींद में डूबी उनकी पत्नी का भारी सा शरीर बहुत बेडौल और करूप लग रहा था। चेहरा श्रीहीन और रूखा था। गजादर बाबू देर तक निसंग दृष्टि से पत्नी को देखते रहे और फिर लेटकर छत की ओर ताकने लगे। अंदर कुछ गिरा और उनकी पत्नी हड़बड़ाकर उठ बैठी। लो, बिल्ली ने कुछ गिरा दिया शायद, और वह अंदर भागी। थोड़ी देर में लौट कर आई तो उनका मुंह फूला हुआ था। देखो तो, बहू को चौका खुला छोड़कर आ गई। बिल्ली ने दाल की पतीली गिरा दी। सभी तो खाने को है, अब क्या खिलाऊं? वह सांस लेने को रुकी और बोली, एक तरकारी और 4 पराठे बनाने में सारा घी का डिब्बा उड़ेल कर रख दिया। जरा सा दर्द नहीं है, कमाने वाला हाड़ तोड़े और यहाँ चीजें लूटे। मुझे तो मालूम था कि ये सब काम किसी के बस का नहीं है। गजादर बाबू को लगा कि पत्नी कुछ और बोलेगी, उनके कान झंझना उठेंगे। वो होंठ बींचकर करवट लेकर उन्होंने पत्नी की ओर पीठ कर ली। रात का भोजन बसंती ने जानबूझकर ऐसा बनाया कि कौर तक ना निगला जा सके। गजादर बाबू चुपचाप खाकर उठ गए, पर नरेंद्र थाली सरकाकर उठ खड़ा हुआ और बोला, मैं ऐसा खाना नहीं खा सकता। बसंती तुम ककर बोली, तो ना खाओ, कौन तुम्हारी खुशामद करता है? तुमसे खाना बनाने को कहा किसने था? नरेंद्र चिल्लाया। बसंती ने बोला, बाबूजी ने। बाबूजी को बैठे बैठे यही सूझता है। बसंती को उठाकर माँ ने नरेंद्र को मनाया और अपने हाथ से कुछ बनाकर खिलाया। गजादर बाबू ने बाद में पत्नी से कहा, इतनी बड़ी लड़की हो गई है, उसे खाना बनाना तक नहीं आया।
अरे आता तो सब कुछ है पर करना नहीं चाहती, पत्नी ने उत्तर दिया। अगली शाम माँ को रसोई में देख कपड़े बदलकर बसंती बाहर आई तो बैठक से गजाधर बाबू ने टोक दिया। बोले, कहाँ जा रही हो? बसंती ने कहा, पड़ोस में शीला के घर। गजाधर बाबू ने कड़े स्वर में कहा, कोई जरूरत नहीं है, अंदर जाकर पढ़ो। कुछ देर अनिश्चित खड़े रहकर बसंती अंदर चली गई। गजाधर बाबू शाम को रोज टहलने चले जाते। लौटकर आए तो पत्नी ने कहा, क्या कह दिया बसंती से? शाम से मुंह लपेटे पड़ी है, खाना भी नहीं खाया। गजाधर बाबू खिन्न हो आए। पत्नी की बात का उन्होंने कुछ उत्तर नहीं दिया। उन्होंने मन में निश्चय कर लिया कि बसंती की अब जल्दी शादी ही कर देनी चाहिए। उस दिन के बाद बसंती अपने पिता से बची बची रहने लगी। जाना होता तो पिछवाड़े से जाती। गजाधर बाबू ने दो एक बार पत्नी से पूछा तो उत्तर मिला, रूठी हुई है। गजाधर बाबू को रोष हुआ, लड़की के इतने मिजाज, जाने को रोक दिया तो पिता से नहीं बोलेगी। फिर उनकी पत्नी ने ही सूचना दी कि अमर अलग रहने की सोच रहा है। क्यों? गजाधर बाबू ने चकित होकर पूछा। पत्नी ने साफ साफ उत्तर नहीं दिया। अमर और उसकी बहू की शिकायतें बहुत थी। उनका कहना था कि गजाधर बाबू हमेशा बैठक में ही पड़े रहते हैं, कोई आने जाने वाला हो तो कहीं बिठाने की जगह नहीं है। अमर को अब भी वह छोटा समझते थे और मौके बेमौके पे टोक देते थे। बहू को काम करना पड़ रहा था और सास जब तक फूहड़पन पर ताने देती रहती थी। गजाधर बाबू ने पूछा, क्या हमारे आने से पहले भी ऐसी कभी बात हुई थी? पत्नी ने सिर हिलाकर बताया कि नहीं, पहले अमर घर का मालिक बनकर रहता था, बहू को भी कोई रोक टोक नहीं थी। अमर के दोस्तों का प्राय यही अड्डा जमा रहता था और अंदर से चाय नाश्ता तैयार होकर आता जाता था। बसंती को भी वही अच्छा लगता था। गजाधर बाबू ने धीरे से कहा, अमर से कहो जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं है। अगले दिन वह सुबह घूम कर लौटे तो उन्होंने पाया कि बैठक में उनकी चारपाई नहीं है। अंदर जाकर पूछने ही वाले थे कि उनकी दृष्टि रसोई के अंदर बैठी पत्नी पर पड़ी। उन्होंने यह कहने के लिए मुंह खोला कि बहू कहाँ पर है, पर कुछ याद कर वो चुप हो गए। पत्नी की कोठरी में झांका तो अचार, रजाइयां और कनस्तरों के मध्य अपनी चारपाई लगी पाई। गजाधर गजाधर बाबू ने कोट उतारा और कहीं टांगने की दीवार पर नजर दौड़ाई, फिर उसे मोड़कर अलगनी के कुछ कपड़े खिसकाकर उनके किनारे टांग दिया। कुछ खाए बिना अपनी चारपाई पर लेट गए। कुछ भी हो, तन आखिरकार बूढ़ा ही था। सुबह शाम कुछ टहलने अवश्य चले जाते थे, पर आते जाते थक जाते थे। गजाधर बाबू को अपना बड़ा सा क्वार्टर याद आ गया। निश्चिंत जीवन। सुबह पैसेंजर ट्रेन आने पर स्टेशन की चहल पहल और चिरपरिचित चेहरे और पटरी पर रेल के पहियों की खटखट जो उनके लिए मधुर गीत की तरह थी। तूफान और डाक गाड़ी के इंजनों की चिंगाड़ उनकी अकेली रातों की साथी थी। सेठ रामजी मल के मिल के कुछ लोग कभी कभी उनके पास आ बैठते थे। वही उनका दायरा था, वही उनका साथी था। वही जीवन अब उन्हें एक खोई निधि सा प्रतीत हो रहा था। उन्हें लगा कि वह जिंदगी द्वारा ठगे गए हैं। उन्होंने जो कुछ चाहा उन उसमें से उन्हें एक बूंद भी नहीं मिली। लेटे हुए वह घर के अंदर से आते विविध स्वरों को सुनते रहे। बहू और सास की छोटी सी झड़प, बाल्टी पर खुले नल की आवाज, रसोई के बर्तनों के खिटपट और उसमें से दो गौरैयों के वार्तालाप। और अचानक ही उन्होंने निश्चय कर लिया कि वो अब घर के किसी बात में दखल नहीं देंगे। यदि गृह स्वामी के लिए पूरे घर में एक चारपाई की जगह नहीं है तो यहीं पड़े रहेंगे। अगर कहीं और डाल दी तो वहीं चले जाएंगे। यदि बच्चों के जीवन में उनके लिए कहीं स्थान नहीं है तो अपने ही घर में परदेसी की तरह पड़े रहेंगे। और उस दिन के बाद तो सचमुच गजाधर बाबू कुछ नहीं बोले। नरेंद्र रुपए मांगने आया तो बिना कारण पूछे उसे रुपए दे दिए। बसंती काफी अंधेरा हो जाने के बाद भी पड़ोस में रही तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, पर उन्हें सबसे बड़ा गम यह था कि उनकी पत्नी ने भी
उनसे कुछ परिवर्तन के लक्षण महसूस नहीं किए। वह मन ही मन कितना भार ढो रहे हैं, इससे वो अनजान बनी रही। बल्कि उन्हें पति के घर के मामले में हस्तक्षेप न करने के कारण शांति ही थी। कभी कभी वह कह उठती, ठीक ही है, आप बीच में ना पड़ा कीजिए, बच्चे बड़े हो गए हैं, हमारा जो कर्तव्य था वो हम कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, शादी कर देंगे। गजाधर बाबू ने आहत दृष्टि से पत्नी को देखा। उन्होंने अनुभव किया कि वह पत्नी और बच्चों के लिए केवल धनोपार्जन के निमित्त मात्र हैं। जिस व्यक्ति के अस्तित्व से पत्नी मांग में सिंदूर डालने की अधिकारिणी है और समाज में उसकी प्रतिष्ठा है, उसके सामने वह 2 वक्त भोजन की थाली रख देने से सारे कर्तव्यों से छुट्टी पा जाती है। वह घी और चीनी के डिब्बों में इतनी रमी हुई है कि अब वही उसकी संपूर्ण दुनिया बन गई है। गजाधर बाबू उनके जीवन के केंद्र नहीं हो सकते। उन्हें तो अब उनकी शादी के लिए भी उत्साह बूझ गया। किसी बात में हस्तक्षेप न करने के निश्चय के बाद उनका अस्तित्व उस वातावरण का एक भाग न बन सका। उनकी उपस्थिति में उस घर में ऐसी असंगत लगने लगी थी जैसे सजी हुई बैठक में उनकी चारपाई थी। उनकी सारी खुशी एक गहरी उदासीनता में डूब गई। इतने सब निश्चयों के बावजूद भी एक दिन बीच में वो दखल दे बैठे। पत्नी स्वभाव अनुसार नौकर की शिकायत कर रही थी, कितना कामचोर है, बाजार की किसी भी चीज में पैसा बनाता है, खाने बैठता है तो खाता ही चला जाता है। गजाधर बाबू को बराबर यह महसूस होता रहता था कि उनके घर का रहन सहन और खर्चे उनकी हैसियत से कहीं ज्यादा हैं। पत्नी की बात सुनकर कहने लगे कि नौकर का खर्चा बिल्कुल बेकार है, छोटा मोटा काम है, घर में 3 मर्द है, कोई ना कोई तो कर ही देगा। उन्होंने उसी दिन नौकर का हिसाब कर दिया। अमर दफ्तर से आया तो नौकर को पुकारने लगा। अमर की बहू बोली, बाबूजी ने नौकर को छुड़ा दिया। अमर बोला, क्यों? कहते हैं खर्च बहुत है। यह वार्तालाप बहुत सीधा सा था, पर जिस टोन में बहू बोली, गजाधर बाबू को वो खटक गया। उस दिन जी भारी होने के कारण गजाधर बाबू टहलने नहीं गए। आलस में उठकर बत्ती भी नहीं जलाई थी। इस बात से बेखबर नरेंद्र माँ से कहने लगा, अम्मा, तुम बाबूजी से कहती क्यों नहीं? बैठे बिठाए कुछ नहीं तो नौकर को ही छुड़ा दिया। अगर बाबूजी यह समझे कि मैं साइकिल पर गेहूं रख आटा पिसवाने जाऊंगा तो मुझसे यह नहीं होगा। बसंती ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा। माँ बसंती का स्वर था, मैं कॉलेज भी जाऊं और लौटकर घर में झाड़ू भी लगाऊं, यह मेरे बस की बात नहीं है। बूढ़े आदमी है। अमर बुनबुनाया, चुपचाप पड़े रहें, हर चीज में दखल क्यों देते हैं? पत्नी ने बड़े व्यंग से कहा, और कुछ नहीं सूझा तो तुम्हारी बहू को ही चौके में भेज दिया। वह गई तो 15 दिन का राशन 5 दिन में बनाकर खत्म कर दिया। बहू कुछ कहे इससे पहले वे चौके में घुस गई। कुछ देर में अपनी कोठरी में आई और बिजली जलाई तो गजाधर बाबू को लेटे देख बड़ी सीट पिटाई। गजाधर बाबू की मुख मुद्रा से वह उनमें भावों का अनुमान न लगा सकी। वह चुपचाप आंखें बंद किए लेटे रहे। गजाधर बाबू चिट्ठी हाथ में लिए अंदर आए और पत्नी को पुकारा। वह भीगे हाथ लिए निकली और आंचल से पोंछती हुई पास आकर खड़ी हो गई। गजाधर बाबू ने बिना किसी भूमिका से कहा, मुझे सेठ रामजी मल की चीनी मिल में नौकरी मिल गई है। खाली बैठे रहने से तो 4 पैसे घर में आए वही अच्छा है। उन्होंने तो पहले ही कहा था, मैंने ही मना कर दिया था। और बोले, मैंने सोचा था कि बरसों तुम सबसे अलग रहने के बाद अवकाश पाकर परिवार के साथ रहूंगा। खैर, परसों जाना है, तुम भी चलोगी? मैं? पत्नी ने हैरानी से कहा, मैं चलूंगी तो यहाँ का क्या होगा? इतनी बड़ी गृहस्थी है, फिर सयानी लड़की। बात बीच में काटकर गजाधर बाबू ने हताश स्वर में कहा, ठीक है, तुम यहीं रहो, मैंने तो ऐसे ही कहा था। और गहरे मौन में डूब गए। नरेंद्र ने बड़ी तत्परता से बिस्तर बांधा और रिक्शा बुला लाया। गजाधर बाबू का टीन का बक्सा और पतला सा बिस्तर उस पर रख दिया और नाश्ते के लिए लड्डू और मठरी की डलिया हाथ में लिए गजाधर बाबू
रिक्शे पर बैठ गए। एक दृष्टि उन्होंने अपने परिवार पर डाली, फिर दूसरी और फिर दूसरी ओर देखने लगे और रिक्शा चल पड़ा। उनके जाने के बाद सब अंदर लौट आए। बहू ने अमर से पूछा, सिनेमा ले चलिए ना। बसंती ने उछल कर कहा, हाँ भैया, हमें भी। गजाधर बाबू की पत्नी सीधे चौके में चली गई। बची हुई मठरियों को कटोरदान में रखकर अपने कमरे में ले आई और कनस्तरों के पास रख दिया। फिर बाहर आकर कहा कहा, अरे नरेंद्र, बाबूजी की चारपाई कमरे से निकाल दे, उसमें चलने तक की जगह नहीं है। दोस्तों, जिस पत्नी और बच्चे के लिए जीवन भर खटते रहे, आज उन्हीं के घर में उनकी एक चारपाई के लिए जगह नहीं थी। दोस्तों, आपने देखा, गजाधर बाबू की घर में वापसी और घर से वापसी में सिर्फ एक चीज हमेशा उनके साथ रही, वो थी उनका अकेलापन। दोस्तों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में अपनी राय अवश्य दें। जय श्री कृष्णा।